नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ के सेकंड लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने रीजन्स फॉर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस पढ़ा था। उसके बाद में पोर्टुगीज़ इन इंडिया पढ़ा और आज हम पढ़ेंगे डचेस के बारे में और इंग्लिश के बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरुआत करते हैं डच से। नीदरलैंड के लोगों को ही डच कहा जाता है। पोर्टुगीज़ को कमाता हुआ देखकर ये लोग ने भी 1602 के अंदर एक ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक कंपनी बनाई। पहले देख लेते हैं नीदरलैंड कहाँ है। ये यूरोप के नदर्न पार्ट में है और जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम के बीच में पड़ता है। 1605 में इंडिया पहुंच जाते हैं और अपने मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं। ये इंडिगो, टेक्सटाइल, सॉल्पेट्रे, ओपियम और राइस इन सभी में ट्रेड करते हैं। इसके बाद में डच और इंग्लिश ये करीब करीब साथ में ही इंडिया के अंदर व्यापार शुरू करते हैं। तो व्यापार के साथ में राइवलरी कॉमन है। इकोनॉमिक राइवलरी थोड़े दिनों में ब्लडी वॉरफेयर में कन्वर्ट हो जाती है। 1623 में एम्बोइना इंडोनेशिया में एक जगह का नाम है। यहाँ पे डच लोग 10 इंग्लिश और 9 जापानीज़ लोगों को मार देते हैं। उसके बाद 1667 में वापस लड़ाई होती है और उसके बाद एक ट्रीटी साइन होती है जिसमें डच इंडोनेशिया को अपने पास रख लेते हैं और इंडिया इंग्लिश लोग को दे देते हैं। थोड़ा टाइम शांति से व्यापार चलता है, लेकिन 1672 में डचेस इंग्लिश की 3 शिप्स बे ऑफ बंगाल में कैप्चर कर लेते हैं। इसके बाद में बारी होती है इंग्लिश की। हुगली वेस्ट बंगाल में उसके पास में बिदारा करके एक प्लेस है, वहाँ पे 1759 में डचेस और ब्रिटिश के बीच में एक बैटल होता है। इंग्लिश डचेस को बुरी तरह हराते हैं और एक ही बार में उन्हें इंडिया से बाहर फेंक देते हैं। डचेस इंडिया में केवल व्यापार करने के लिए आए थे। उनका एम्पायर बिल्डिंग जैसा कोई मकसद नहीं था। उनका मेन मकसद कमर्शियल इंटरेस्ट था और वो इंडोनेशिया, स्पाइस आइलैंड भी बोलते हैं जिसे, वहाँ अच्छे से कमा रहे थे। एक बार मैप में देख लेते हैं इंडिया, और ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन इंडोनेशिया है। बात करते हैं दोस्तों ब्रिटिश के बारे में, जिन्होंने 200 साल तक भारत पर राज किया। आइए जानते हैं किस तरह वो इंडिया में धीरे धीरे करके सेटल हुए। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के अंदर फॉर्म होती है। इसे चार्टर्ड एक्ट के तहत 15 साल की इंडिया में व्यापार करने के लिए मोनोपोली दे दी जाती है। मतलब इस कंपनी के अलावा ब्रिटेन से और कोई भी इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेगा। 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाते हैं और वहाँ उनसे फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन मांगते हैं। बट उस टाइम पे पोर्टुगीज़ का दबदबा रहता है जहांगीर के कोर्ट में और उनके प्रेशर के अंडर ये लोग को परमिशन नहीं मिलती है। एट लास्ट 1611 में कैप्टन मिडल्टन को सूरत के गवर्नर से सूरत में केवल ट्रेड करने के लिए परमिशन मिलती है। ध्यान से सुनिएगा, केवल ट्रेड करने के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। इसके बाद में पोर्टुगीज़ यूं ही सबको परेशान कर रहे थे। 1612 में थॉमस बेस्ट ये पोर्टुगीज़ की नेवी को सूरत के पास समुद्र में बुरी तरह हरा देते हैं। इससे जहांगीर भी काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि पोर्टुगीज़ एक बहुत बड़ा नेवल पावर था जिसको ब्रिटिश ने हरा दिया और इस तरह ब्रिटिश की एक धाक जम जाती है पूरे इंडिया के अंदर। तो जहांगीर इनसे इम्प्रेस होकर इनको फैक्ट्री के लिए परमिशन दे देते हैं और इस तरह 1613 में जाके सूरत में ब्रिटिश की पहली फैक्ट्री स्टैब्लिश होती है। 1615 में सर थॉमस रॉ जेम्स वन, जो उस समय किंग होते हैं ब्रिटेन के, उनके तरफ से लेटर लिखा के लाते हैं। एज एन एम्बेसडर बन के वो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। एज एन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटेन, कंपनी के तरफ से नहीं, एज एन एम्बेसडर ऑफ ब्रिटेन वो जहांगीर के कोर्ट में जाते हैं। वहाँ वो इंडिया और ब्रिटेन के ट्रेड के लिए ट्रीटी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, बट उसकी परमिशन नहीं मिलती है और उन्हें फैक्ट्रीज़ की परमिशन मिलती है, उसी से उनको संतुष्टि करनी पड़ती है। इसके बाद आगरा, अहमदाबाद और भरूच, जिसे आज भरूच के नाम से जानते हैं, वहाँ पे ब्रिटिश की 3 फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं 1632 में गोल्डन फरमान की, जो ब्रिटेन को
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को गोलकोंडा के सुल्तान से मिलता है। इसके अंदर 500 पगोडास ये लोग एज अ फ़ी चार्ज करते हैं उनसे, और उन्हें गोलकोंडा के सभी पोर्ट्स पे फ्रीली ट्रेड करने की परमिशन मिल जाती है। मैप में देख सकते हैं हम, ये गोलकोंडा है, तो ईस्टर्न साइड के पोर्ट्स पे उनको ट्रेडिंग करने के लिए परमिशन मिल जाती है। 1639 में कंपनी को मद्रास भी लीज पे मिल जाता है, तो इस तरह ईस्टर्न साइड उनका पूरा क्लियर हो जाता है और वहाँ पोर्ट ये बना पाते हैं। मद्रास के अंदर ये लोग सेंट जॉर्ज नाम से एक फोर्ट बनाते हैं, जो कि ब्रिटिश का इंडिया में पहला फोर्ट होता है। इस तरह ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर ब्रिटिश सेटल हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं बंगाल की। बंगाल उस समय इंडिया का बहुत रिच प्रोविंस होता है, तो इंग्लिश व्यापारियों को वो प्रॉफिट मेकिंग के लिहाज से एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी लगती है। सो वो 1651 में शाह शुजा, जो उस समय बंगाल के सूबेदार होते हैं मुग़ल सल्तनत के अंदर, उससे परमिशन लेते हैं। परमिशन मिल भी जाती है। उनको सभी ड्यूटीज़ की जगह 3000 रुपीज़ पर एनम पे करने होते हैं, और वो बिना किसी रोक टोक के बंगाल में व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद में बात करते हैं 1662 में ब्रिटेन की। वहाँ ब्रिटेन के किंग चार्ल्स की शादी हो जाती है पोर्टुगीज़ प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा से। इसके एवज में पोर्टुगीज़ ब्रिटिश को डॉवरी में इंडियन आइलैंड बॉम्बे दे देते हैं। डॉवरी ये लोग दे रहे हैं और नाम इंडियंस का लगाते हैं कि इंडिया में ये बुरी प्रथा थी। इसके बाद में ब्रिटेन राज्य ये बॉम्बे आइलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड्स पर एनम के लिए लीज पे दे देता है। इसके बाद में 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपना हेडक्वार्टर भी सूरत से बॉम्बे शिफ्ट कर लेते हैं। ये मुंबई है उस समय का, तो इस तरह 7 टापू में डिवाइडेड था। इसको बाद में डेवलप करके इस तरह आज के मुंबई की तरह बनाया गया। इस तरह ईस्ट कोस्ट पे सेटल होने के बाद ब्रिटिश वेस्ट कोस्ट पे भी सेटल हो जाते हैं और मुंबई को अपना हेडक्वार्टर बना देते हैं। इसके बाद बात करते हैं बंगाल की। 1651 में शाह शुजा से ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए परमिशन मिल गई थी, बट लोकल सिपाही लोग उन्हें बहुत परेशान करते हैं, खर्चा पानी मांगते होंगे। इसके बाद में 1682 में विलियम हेज शाइस्ता खान के पास जाते हैं, जो उस समय वहाँ का गवर्नर होता है। उससे अपील करते हैं कि भैया हमें यहाँ फोर्ट बनाने दो। शाइस्ता खान बोलते हैं भैया ऐसे कैसे है, बात बनती नहीं है, और लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। 1686 में हुगली को मुगल्स कैप्चर कर लेते हैं। ब्रिटिश भी रिटेलिएट करते हैं। वहाँ के थाना जो भी गार्डन रीच के नाम से जाना जाता है हिजली में, जो ईस्ट मिदनापुर में है, वहाँ सब रिटेलिएट करते हैं, बट कोई बात बनती नहीं है। उसके बाद में 1691 में नेगोशिएशन सेटल होता है और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस उसी 3000 रुपये की किस्त के ऊपर बंगाल में व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है। बट 1696 में क्या होता है कि शोभा सिंह, जो बर्दवान एक ज़िला है वेस्ट बंगाल में, उसके ज़मींदार होते हैं, वो रेबल कर देते हैं। सो इस तरह नहीं तो इस तरह, बट ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनतनी में फोर्ट बनाने की परमिशन मिल जाती है, जिसे आज फोर्ट विलियम के नाम से जाना जाता है। 1698 में ये सुनतनी, गोविंदपुर और कलिकाटा, कालीघाट जिसे बोलते हैं, ये कोलकाता के उस टाइम के कोलकाता के 3 विलेजेस हैं, जहाँ की ज़मींदारी लेने में ब्रिटिश सक्सेसफुल हो जाते हैं और वहाँ पे इनको ज़मींदारी मिल जाती है एट द रेट ऑफ 1200 रुपीज़ पर एनम। इसके बाद बात करते हैं फारुखशियार्स फरमान की, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी कहा जाता है। इसके अंदर फारुखशियार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में व्यापार करने के लिए बहुत सारी परमिशंस दे देते हैं, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट है कि बंगाल में केवल 3000 रुपये वो जो पहले पेमेंट कर रहे थे वही करेंगे, और उसके अलावा कोई ड्यूटीज़ उनसे चार्ज नहीं की जाएगी। इसके अलावा वो उन्हें दस्तक की भी परमिशन देते हैं। दस्तक एक तरह का पास है, जिससे ब्रिटिश जो अपना गुड्स ले जा रहे हैं वो दस्तक दिखाएंगे तो उन्हें जाने दिया जाएगा। इसका बाद में मिसयूज़ भी होने लगा था, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। हैदराबाद में उन्हें मद्रास के लिए जो रेंट चल रहा था केवल वो देना है और कोई भी ड्यूटीज़ नहीं देनी। सूरत में 10,000 का पेमेंट करने के बाद बाकी सभी ड्यूटी उनकी माफ़ हो जाएगी और वो फ्रीली ट्रेड कर सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, फारुखशियार
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को खुद के कॉइन्स मिंट करने की परमिशन दे देते हैं बॉम्बे में, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह ये फारुखशियार का फरमान कंपनी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होता है और सेटल करने में कंपनी को इंडिया में बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट ये लेक्चर अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में और एंग्लो फ्रेंच राइवलरी के बारे में। धन्यवाद।